सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। वीडियो क्लियर आ रही है सबको? यस सर। यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस मीन्स आपको याद होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह की हेल्प लेते हुए। हमें ये मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज dx बाय dt। क्या हम इसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt, dx इज इक्वल टू v dt। अब तक एक बात क्लियर हो गई होगी कि इन सभी इक्वेशंस की डेरिवेटिव में वेरी फर्स्ट स्टेप हमारे को रटकर ही चलना है, एक तरह से देखा जाए तो। बाकी एक हिंट भी है, आपको s चाहिए तो वो इक्वेशन यूज की जिसके अंदर dx है, s इज डिस्टेंस एंड dx इज आल्सो चेंज इन डिस्टेंस। कैसे भी इंटरलिंक कर लेना या रट्टा मार लेना, फर्स्ट स्टेप करना है, बाकी सारा मेरे को समझाना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसको पुट करें यहाँ पर, v इज u प्लस ए टी, देन देयर इज dt। इसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। dt हमें बता रहा है कि u को बाहर ले जाइए क्योंकि इसमें t नहीं दिख नहीं रहा होगा बेशक, पर यहाँ क्लियरली विजिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर इस क्वांटिटी में t विजिबल है पर a में नहीं है, a को बाहर ले जाएंगे, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ dt, a बाहर चला गया, t dt। dx बताता है लिमिट्स डिस्टेंस की लगाना। अगर शुरू में डिस्टेंस 0 है, बाद में अल्टीमेटली जब एंड में t टाइम के बाद देखा, t सेकंड्स के बाद, तो s हो चुका था। dt में क्या लिमिट्स लगेंगी लोअर एंड अपर बताओ? 0 t। सीधी सीधी बात है, जितनी मर्जी इक्वेशंस हो, टाइम की लिमिट 0 एंड t लगेंगी। वेलोसिटी जब भी आएगी, जब dv आएगा पीछे, तो u एंड v लगेंगी, डिस्टेंस में 0 एंड s लगेंगी। टाइम शुरू में 0, बाद में t, टाइम शुरू में 0, बाद में t। dx का इंटीग्रल x, लिमिट्स हैं 0 से s तक, u यूं ही रहा। dt का इंटीग्रल t 0 से t तक, a। खाली dt होता तो इंटीग्रल t होता, बट यहाँ पर t dt है, t मींस t रेज टू पावर 1। पावर में 1 ऐड करेंगे, न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे, t की पावर 2 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 2 होगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिमिट t की लगेंगी 0 से t तक। कोई इशू तो नहीं है इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में? पहले इस x के प्लेस पर अपर लिमिट पुट की, माइनस लगाया, लोअर लिमिट पुट की u। t के प्लेस पर अपर लिमिट t, माइनस लगाया, लोअर लिमिट 0। 2 को बाहर ले गए, इस t स्क्वायर में t के प्लेस पर पहले अपर लिमिट t पुट करी, माइनस इस t के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 पुट की, 0 स्क्वायर। वी गेट s इज इक्वल टू यू टी प्लस इस सबको मिलाकर बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी कैलकुलस मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। अब तीसरी इक्वेशन देखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को कैसे डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसे डिराइव करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टार्टिंग की थी, a इज इक्वल टू dv बाई dt, सेम स्टार्टिंग इसकी भी हमने की। एक मैनिपुलेशन करते हैं, इसे आपको अभी फिलहाल तो याद ही करना पड़ेगा। एक बात रट सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड की स्टार्टिंग सेम है, बट फर्स्ट में हम उसके बाद dt को उधर ले गए थे और इंटीग्रेट कर दिया था। इसमें एक छोटा सा अपने पास से कंस्ट्रक्शन करनी है, एक काम एक्स्ट्रा करना है। शुरू में याद करो, डेरिवेशन खत्म होते क्लियर हो जाएगा कि उसको करने का बेनिफिट क्या होगा। dv बाई dt, एक वैल्यू से यहाँ डिवाइड करते हैं, उसी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ dx, यहाँ dx। ये मेरी मर्जी नहीं चल रही कि dx लगा दो उठाकर, यहाँ पर dx की हेल्प से यहाँ पर हम s को ला पाएंगे। यूं कीजिए, 2 स्टेप्स के बाद आपको अपने आप ही विजिबल हो जाएगा कि ऐसा करने का बेनिफिट क्या है। a इज इक्वल टू dv बाई dx।
ये तो कुछ नहीं होता, पर dx by dt कौन होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी। dx को उधर ले जाएं, a dx, इधर रह गया v dv। इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड्स पर, इसी स्टेप में भी कर सकते हैं। a को बाहर, पेपर में आपने ऐसा नहीं करना, अपने स्कूल की कॉपी में a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी लिखा, फिर बीच में इंग्लिश में लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, फिर जाकर ये वाला स्टेप लिखेंगे। बाहर ले जाएं, dx हमें बता रहा है, dx ने a को बाहर निकाला, dv ने v को अंदर रखा। तुम मेरी फैमिली के हो, dv v, तो v अंदर रहेगा। अगर v की जगह a s t इनमें से कोई चीज होती तो बाहर चली जाती। लिमिट x की लगाना 0 से s, x इज डिस्टेंस, dv कह रहा है वेलोसिटी की यूनिट्स लगाना, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इंटीग्रल करें, dx का इंटीग्रल हुआ x, a यूं ही रहा, dx का इंटीग्रल हुआ x, लिमिट्स है 0 से s तक। खाली dv होता तो इंटीग्रल होता v, v dv है, तुम्हें इधर इसको देखना है, x रेज़ टू पावर n वाला फार्मूला लगाना है, पावर में 1 ऐड करो, न्यू पावर से डिवाइड कर दो, v की पावर 1 है, इट बिकम्स v स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स क्या है हमारी? u से v तक। पहले अपर लिमिट पुट की x के प्लेस पर s, माइनस लगाया, लोअर लिमिट पुट की, हाफ को बाहर ले गए, v के प्लेस पर अपर लिमिट v ही पुट की, माइनस लगाया, इसके प्लेस पर u पुट किया, हमें मिला as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 को यहाँ ले गए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी कैन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से डिराइव हो गई। इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर हमने 5 स्टैंडर्ड सिंबल यूज किए हैं, v, u, a, t एंड s, पर इनको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। आइए देखें कैसे। इनिशियल वेलोसिटी u की जगह हम ले सकते हैं v1, फाइनल वेलोसिटी v की जगह हम ले सकते हैं v2, टाइम तो t ही रहेगा, एक्सीलरेशन को a से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये मान लेते हैं जब हमने बॉडी को शुरू में देखा था, एक छोटा सा चेंज और कर लें, टाइम की स्टार्टिंग वैल्यू है t1 और बाद में वैल्यू हो गई t2। टाइम t1 पर जब हमने बॉडी को देखा तो उसकी पोजीशन थी x1 और बाद में हो गई वैल्यू बदलकर x2। शुरू में यहां से बॉडी x1 डिस्टेंस पर ऑब्जर्व की गई, बाद में इसी इनिशियल पॉइंट से बॉडी x2 डिस्टेंस पर ऑब्जर्व की गई, तो इस बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, ये हुआ x2 माइनस x1, ये किसकी जगह पर आ गया है? s की जगह पर। सो s विल बी रिप्लेस्ड बाय x2 माइनस x1। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए जरा देखें कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। पोजीशन को तो हम लिखा ही रहने दें, t1 पर x1 और t2 पर x2। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की जगह फाइनल वेलोसिटी v2, u की जगह इनिशियल वेलोसिटी v1, एक्सीलरेशन a, टाइम टेकन इज t2 माइनस t1, जैसे कि डिस्टेंस था x2 माइनस x1। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S is x2 minus x1. Use initial velocity v1. T is time t2 minus t1 plus half a. Acceleration is uniform, उसमें a1 a2 नहीं लगेगा। क्या मिला हमें? t2 minus t1 का, हम चाहें तो इस x1 को उधर भी ले जा सकते हैं, x2 is equal to x1 प्लस ये सारी क्वांटिटीज लिख सकते हैं। Then माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को लिखा जा सकता है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज x2 माइनस। अगर आप इनिशियल पोजीशन को x1 की जगह पर x0 से रिप्रेजेंट करें और फाइनल को खाली x से रिप्रेजेंट करें तो करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन इक्वेशंस में लाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन बन जाएगी उस केस में x फाइनल पोजीशन is equal to x0 plus v1 into t2 minus t1 plus half a then t2 minus t1 का होल स्क्वायर। इन कॉम्प्लेक्स वेज में इक्वेशंस को लिखने का फिलहाल तो कोई फायदा नजर नहीं आता, बट जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो बड़ी यूजफुल टूल होती हैं।
इक्वेशंस ऑफ मोशन की स्टडी करने के बाद हम स्टडी करते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं उन। हाँ जी, एक बात समझ में आई कि वो सिंपल सी जो 3 इक्वेशन थी हमारी, हमने उनको कैसे कॉम्प्लेक्स से वे में लिख दिया। और कोई x2 x1 यूज करना जरूरी नहीं है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, एक्स एफ माइनस एक्स आई। कुछ बुक्स में x एंड x डैश एंड x नोट, यानी कि आप जैसे जैसे अपने सिंबल को चेंज करोगे वो ऊपर लिखोगे और आपकी इक्वेशंस बदलती चली जाएंगी। कुछ बात समझ में आ रही है ये वाली? यस सर। मेनली चेंज क्या किया गया है, s के प्लेस पर लिखा गया है x2 माइनस x1, t टाइम के प्लेस पर लिखा गया है t2 माइनस t1, इनिशियल वेलोसिटी u के प्लेस पर v1 और फाइनल वेलोसिटी v के प्लेस पर v2 लिखा है। एक नई टर्मिनोलॉजी में s के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं एक्स एफ माइनस एक्स आई फाइनल एंड इनिशियल। टाइम t के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं टी एफ माइनस टी आई। इनिशियल वेलोसिटी u के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं v0 v0 या vi। फाइनल वेलोसिटी v के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं v डैश ओनली v या vf। मतलब अलग अलग बुक्स अगर आप देखते हो तो ये इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में मिलेंगी। ऐसा नहीं सोचना कि इक्वेशंस बहुत सारी हैं, उन्हीं 3 इक्वेशंस को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट इज डीलिंग विद डिस्टेंस। बट अगर मैं ऐसे लिखता हूं x2 x1, इट इज डीलिंग विद पोजीशन, दैट इज हम डिस्प्लेसमेंट में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने आज कितनी इक्वेशंस डिराइव करी? 7। पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3, फिर एक एस nth करी और फिर उन्हीं 3 इक्वेशंस को दोबारा हमने किया इंटीग्रेशन की हेल्प से। ये 7 की 7 डेरिवेशंस आप अपने हाथ से अपनी कॉपी पे एक बार कर लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ ले, 5 मिनट है तुम्हारे पास? यस सर। ठीक है। यस सर। वेक्टर्स क्या होते हैं सिर्फ इतना पढ़ लें। के फार्मूले क्या है और फिजिक्स में वो हमारी कैसे हेल्प करेंगे, आइए ये सब देखते हैं। लेट अस स्टार्ट डीलिंग विद वेक्टर्स। व्हाट इज अ वेक्टर? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसे हम वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है? हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, बी पर जा पहुंचते हैं। ए से बी तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ है और एक खास डायरेक्शन में भी गए हैं। सो ए बी इज अ वेक्टर, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। सो वेक्टर ए बी विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी, इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा दिया जाएगा। मान लीजिए हम बी से ए तक आते, बी टू ए, तब हम लिखते वेक्टर बी ए। क्योंकि हम इधर आ रहे हैं तो ये साइन ऐसे नहीं लगेगा, साइन अभी भी ए रहेगा। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स हैं, या तो आप 2 कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज कीजिए या किसी एक स्मॉल अल्फाबेट का। फॉर एग्जांपल लेट अस थिंक दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट इट इज v। नॉर्मली ये इन दोनों में से नहीं होता, बट ये कन्वेंशन है, फिक्स नहीं है, इन दोनों में से भी हो सकता है। ए बी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल वेक्टर ए और स्मॉल वेक्टर बी, और इसको किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ए बी का लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और सिंपली ए बी। सिमिलरली लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज, या तो वेक्टर का साइन रखते हुए मॉडुलस लगा दीजिए और सिंपली पी लिख दीजिए। ए से बी जाते टाइम और बी से ए जाते टाइम डिस्टेंस बराबर ट्रेवल हुआ है, केवल डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, इसलिए दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। करते हैं बी पर जा पहुंचते हैं, दोबारा से ए से बी तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ है और एक खास डायरेक्शन में भी गए हैं। सो ए बी इज अ वेक्टर, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। सो वेक्टर ए बी विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी, इसके ऊपर ये, चाहे आप इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, ये ऊपर वाला साइन हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ को एरो इंडिकेट होगा।
और ये जो इंग्लिश का वेक्टर वर्ड था उसकी जगह पर हमने ये इसके ऊपर कैप, ये जो छत बना दी है एरो वाली, वो लगेगी। वेक्टर का साइन लगा दिया जाएगा। मान लीजिए हम बी से ए तक आते, बी टू ए, तब हम लिखते वेक्टर बी ए। क्योंकि हम इधर आ रहे हैं तो ये साइन ऐसे नहीं लगेगा, साइन अभी भी ए रहेगा। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो आप दो कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज कीजिए या किसी एक स्मॉल अल्फाबेट का। फॉर एग्जांपल लेट अस थिंक दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट इट इज v। नॉर्मली ये इन दोनों में से नहीं होता, बट ये कन्वेंशन है, फिक्स नहीं है, इन दोनों में से भी हो सकता है। ए बी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल वेक्टर ए और स्मॉल वेक्टर बी, और इसको किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेन बात ये याद रखनी है कि या तो दो कैपिटल अल्फाबेट्स लोगे या एक स्मॉल लोगे, और अगर वो चीज वेक्टर है तो ऊपर वेक्टर रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो दोनों तरफ मॉडुलस का साइन लगा दो या वेक्टर का साइन हटा ही दो। मैग्नीट्यूड ए बी का लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और सिंपली ए बी। Similarly, length और magnitude of vector p is, या तो वेक्टर का साइन रखते हुए मॉडुलस लगा दीजिए और सिंपली p लिख दीजिए। a से b जाते टाइम और b से a जाते टाइम डिस्टेंस बराबर ट्रेवल हुआ है, केवल डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, इसलिए दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ए बी बी ए के वेक्टर वाइज इक्वल है। हाँ, ए बी ए का नेगेटिव जरूर है, नेगेटिव इंडिकेट करता है कि उसकी डायरेक्शन उससे उल्टी है। अगर किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो तो हम ऐसे ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी। बस आज इतना ही करेंगे। किसी को यहां तक कुछ पूछना है वेक्टर को छोड़कर?